सो हे गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम टू अचीवर्स ऑनलाइन क्लासेस। सभी को मेरी तरफ से नमस्ते, राम राम, हेलो, सत श्री अकाल, आदाब। तो गाइस, इस वीडियो के अंदर हम करने जा रहे हैं सीटी स्पेशल रीजनिंग पेपर। तो गाइस, अगर आप सीटी का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आज की वीडियो बिल्कुल भी देखना मत भूलिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी के सामने रीजनिंग के क्वेश्चन लेकर आ रही हूँ। इस पेपर को देखकर आपको आइडिया हो जाएगा कि आपके सीटी के एग्जाम में रीजनिंग से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कैसा लेवल आएगा क्वेश्चंस का। ठीक है, तो गाइस जल्दी से हम अपने क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, और जितने एस्टेट वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी इस पेपर को कर सकते हैं। आप सबको पता है रीजनिंग सब में एक जैसी होती है, बस लेवल का थोड़ा सा फर्क होता है, किसी में लेवल थोड़ा हाई होता है, किसी में कम होता है। चलिए, इससे पहले मैंने एस्टेट के PYQ जो है वो अपलोड किए हैं, साथ में सीटी का भी रीजनिंग पेपर 1 जो है अपलोड किया था, प्रैक्टिस सेट। चलिए, ये आपका नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट है। चलिए गाइस, देख लेते हैं। तो यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर आप सभी को पहला क्वेश्चन शो हो रहा है, ये आपके सामने है गाइस, डायरेक्शन का क्वेश्चन है। ठीक है, ये लिख रहे हैं, कुणाल जो है 90 मीटर पूर्व दिशा की ओर जाता है, वहां से वह 60 मीटर पीछे पश्चिम दिशा की ओर चलता है और इसके बाद दाएं मुड़कर 40 मीटर चलता है। प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर तथा किस दिशा में है। सबसे पहले गाइस मैं यहाँ बनाना चाहूंगी डायरेक्शंस। ठीक है, सबसे पहले हम दिशाएं बनाते हैं। देखिए, ये आपकी दिशाएं हैं। दिस इज योर नॉर्थ, दिस इज योर साउथ, दिस इज योर ईस्ट एंड दिस इज योर वेस्ट। ठीक है, दिशाएं मैंने आप सबको अच्छे से बताई हुई है, आपकी दिशाएं हैं। कुणाल जो है 90 मीटर पूर्व दिशा की ओर जाता है, मतलब यहाँ से इस डॉट से कुणाल शुरू हुआ, 90 मीटर पूर्व दिशा की ओर गया, मतलब ये जो टोटल हो गया ये हो गया गाइस आपका 90 मीटर। उसके बाद बता रहे हैं वहां से वह 60 मीटर पीछे पश्चिम दिशा की ओर चलता है। अब देखिए, वो पर्सन जो है 90 मीटर पूर्व चला, मतलब यहाँ पर है, 60 मीटर पीछे पश्चिम दिशा की ओर आएगा, मतलब मैं ये मान लेती हूँ कि 60 मीटर यहाँ तक वो पश्चिम दिशा की ओर वापस आ गया। ठीक है, इसका मतलब ये जो रिमेनिंग पार्ट है ये कितना है, 30। तो 60 ये यहाँ तक वापस आ गया। ये पर्सन अभी खड़ा कहाँ है, इस एरो के ऊपर जहाँ मैं डार्क कर रही हूँ। ठीक है, इसके बाद वो दाएं मुड़कर 40 मीटर चलता है। अब आप सबको ये पता होना चाहिए, मैंने आप सबको बताया हुआ है कि अगर किसी भी पर्सन का फेस जो है नॉर्थ डायरेक्शन में होता है, तो जो आपका राइट हैंड है वही आपका राइट हैंड होता है। जैसे कि मैं अभी राइट हैंड से लिख रही हूँ, जो आपका लेफ्ट है वही आपका लेफ्ट होगा। अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो आपने बस सिंपल सा काम करना है, राइट के बिल्कुल अपोजिट लेफ्ट और लेफ्ट के बिल्कुल अपोजिट राइट करना है। इसी तरीके से अगर आप ईस्ट डायरेक्शन की तरफ देख रहे हैं, देन दिस इज योर राइट एंड दिस इज योर लेफ्ट। अगर एक एक जगह की आपको डायरेक्शन पता होती है तो दूसरी की तो आप निकाल ही सकते हो, राइट के बिल्कुल अपोजिट लेफ्ट और लेफ्ट के बिल्कुल अपोजिट राइट। ठीक है, तो आपको दो चीजें याद रखनी है, एक नॉर्थ की और एक ईस्ट की। साउथ और वेस्ट तो आप ऑटोमेटिक निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इन्होंने, अब ये पर्सन खड़ा कहाँ है, यहाँ पर। ये कह रहे इसके बाद वो दाएं मुड़कर 40 मीटर चला। अब यहाँ से दाएं मुड़ने का मतलब क्या है, ये वेस्ट डायरेक्शन में दाया कहाँ है, आप देखिए ऊपर की तरफ है। इसका मतलब हमने जाना है ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ हम चल के कितना चले भाई, 40 मीटर। अब ये कह रहे हैं अपने आरंभिक बिंदु से कितनी दूर तथा किस दिशा में है। अब एक बार देखिए, उसका आरंभिक बिंदु कहाँ था, ये डॉट था, और अभी वो खड़ा कहाँ है, इस डॉट के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ से वो कितनी दूर है, थोड़ा सा ध्यान से देखो। जब भी हमें इस तरीके से टेढ़ी डायरेक्शन निकालनी होती है ना, तो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रही हूँ, तो आपको वहां पर जो है पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना होता है। मतलब h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। ठीक है, तो h² की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो p² हम यहाँ परपेंडिकुलर ले लेते हैं 40² प्लस बेस लेते हैं हम 30²। तो ये तो टोटल कितना हो जाएगा, 1600 जमा में 900। ठीक है, तो ये आपका टोटल 2500 आ जाएगा। और इसका जब हम h² के इक्विवेलेंट रूट करेंगे तो यहाँ पर आपका कितना आएगा, 50। तो 50 मीटर तो भाई हमारा आ चुका है। ठीक है, ये हमारा निकल आया। लेकिन अब हम यहाँ पर डायरेक्शन भी तय कर लेते हैं कि वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूर तक किस दिशा में है। आरंभिक बिंदु कौन सा है उसका, ये वाला। अगर मैं यहाँ पर अपनी आंख रखूं, आरंभिक बिंदु से देखूं, और ये पर्सन खड़ा अभी कहाँ पर है, यहाँ पर, तो यहाँ से देखने में ये डायरेक्शन कौन सी लग रही है, दिस इज नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट को क्या कहते हैं, उत्तर पूर्व। तो सिंपल सी बात है, ऑप्शन बी तो हमें डिस्टेंस से ही मिल चुका था, लेकिन मैंने आपको डायरेक्शन भी बतानी थी भाई। आप सबको डायरेक्शन भी पता चल गई होगी कि इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या है। ठीक है, किसी को किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत लगे ना, तो आप फिर से पीछे जा सकते हैं, देख सकते हैं, फिर से वही बात सुन सकते हैं जो मैंने बोली है। अदरवाइज जो है आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं जल्द से जल्द कोशिश करूंगी आप सभी को रिप्लाई देने की। ठीक है, आई होप यू क्लियर। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, नीचे अंग्रेजी
अक्षरों के समूह को अव्यवस्थित क्रम में नीचे दिया गया है, संख्याओं के उस समूह का चयन करें जिसके अनुसार अक्षरों को व्यवस्थित करने पर एक अर्थपूर्ण शब्द बने। तो आपके सामने कुछ लेटर्स दिए हैं, आपने इनको अरेंज करना है और देखना है कि इससे एक मीनिंगफुल वर्ड जो है आपका बन जाए। ठीक है, तो चलिए इसको देख सकते हैं भाई यहाँ पर क्या बन सकता है। अगर मैं इसको ध्यान से देखूँ ना तो मुझे इसको देखकर पता चल रहा है कि यहाँ पर एक ही वर्ड बन रहा है। वो मैं आप सभी को दिखा देती हूँ और वो वर्ड है गाइस पुलिस। देखिए POLICE, ये मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, लेकिन मैं इसको मैनेज करके आपको बता दूं। अगर मैं यहाँ से पुलिस बनाऊं, ठीक है, अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, इसको ऑप्शन से चेक कर सकते हो। जैसे कि पहले P लिया, नंबर 3, ठीक है, 5 पे क्या है हमारा O है, 2 पे हमारा क्या है L है, ठीक है, 4 पे हमारा I है, 6 पे हमारा C है, और ये जो 1 है, 1 पे हमारा क्या है गाइस, 1 पे हमारा ई है। तो मुझे फर्स्ट ऑप्शन से पता चल रहा है। अदरवाइज भाई जिसको ये लगे ना कि हाँ आपको तो मैडम, आप मैडम हो तो आपको पता चल गया, हमें कैसे पता चलेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे मैं देख कर बता रही थी। लेकिन अदरवाइज आप ऑप्शन के जैसे नंबरिंग लिखे ना, इस पे लेटर्स को पुट कर दीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि एक अर्थपूर्ण शब्द जो है सिर्फ पुलिस ही बन रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो हमारा फाइनल आंसर निकल कर आ रहा है। ठीक है, चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, स्क्रीन के ऊपर आप सबके सामने नंबर सीरीज का, देखिए 4 लिखा है। 4 क्या है यहाँ पर, आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। 4 क्या है, 4 जो है आपका 2 का स्क्वायर है। मैं यहाँ लिख देती हूँ, किसी को लगे मैडम क्या लिख रही है, 2 स्क्वायर, दिस इज 3 क्यूब, ठीक है, दिस इज 4 स्क्वायर, दिस इज 5 क्यूब, दिस इज 6 स्क्वायर, एंड नेक्स्ट इज 7 क्यूब। ठीक है, देन 7 क्यूब इज 343। अब इतना तो आप सबको पता ही होगा। ठीक है, एक स्क्वायर जा रहा है, क्यूब जा रहा है। अब जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मैं सबको कहती हूँ कि 1 से 30 तक मिनिमम लिमिट है कि आपको स्क्वायर्स आने चाहिए, मैक्सिमम जितने मर्जी आए, और 1 से 20 आपको क्यूब्स आने चाहिए मिनिमम, मैक्सिमम जितने मर्जी आए। क्योंकि भाई अगर आप ट्रिक से भी करेंगे ना तो आपको 5-10 तो आगे के आने ही चाहिए। ठीक है, तो ये तो सिंपली है। ठीक है, कि ये जो है 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, 4 का स्क्वायर, 5 का, सिंपली अगर ये आपको आते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करते रह जाते हैं। ठीक है, चलिए तो इन पे फोकस कीजिएगा। और जो स्क्वायर क्यूब होते हैं ना, रीजनिंग के 10-12 ऐसे टॉपिक्स हैं, चैप्टर्स हैं जहां पर इनका बहुत ज्यादा यूज है, तो इनको बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा, स्क्वायर क्यूब करने बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, स्क्रीन के ऊपर हमारा कोडिंग डिकोडिंग का। ठीक है, तो फिजिक्स का कोड आपके सामने क्या लिखा है। फिजिक्स का जो कोड लिखा है, फिजिक्स PHYSICS, फिजिक्स का कोड है गाइस RJAUKE ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए, दिस इज 16, दिस इज 18, तो ये +2 हो रहा है। ठीक है, ये आपका 8 है, ये आपका 10 है, यहाँ पर भी +2 हो रहा है। अगर थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, इसको हम 25 कहते हैं, इसको हम 27 कहते हैं। अगर हम अपनी एबीसीडी को दोबारा से काउंट करें, Z 26 होता है और A हमारा होगा 27, तो ये भी 2, मतलब अभी हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब में पता चल रहा है कि 2 2 ही होगा। तो थोड़ा सा ध्यान से देख लो, सभी के बीच में डी के तो आ ही रहा है, जैसे कि इसमें 2 ऐड करेंगे तो D आएगा, इसमें 2 ऐड करेंगे तो K। ठीक है, अब आगे का देखो, देखो सब में Q भी जो है कॉमन आ रहा है, तो हम एक ही लेटर देख लेते हैं। थोड़ा करने का एक ट्रिक होना चाहिए क्वेश्चन को, जिससे हमें ज्यादा दिमाग ना लगाना पड़े। तो डी के क्यू तो सभी में कॉमन आ रहा है। देखो एन ओ पी में एम में से क्या आएगा, सब में +2 हो रहा है, तो अगर मैं इसके बीच में +2 कर दूं तो ये नंबर 12 होता है। अगर मैं इसमें 2 ऐड करूंगी तो 14 आएगा एन नंबर पे। तो सीधी सी बात है, हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है निकलता दिख रहा है। अगर आपको लगे कि मैडम ई ऑप्शन भी हो सकता है, तो आप इसको पूरा सॉल्व कर लीजिएगा, नो डाउट। ठीक है, तो यहाँ पर आपका एन हो जाएगा, यहाँ 2 ऐड करेंगे तो 17 नंबर पे क्यू हो जाएगा, यहाँ 2 ऐड करेंगे तो आई हो जाएगा, यहाँ 2 ऐड करेंगे तो 25 जमा 2 27 ए हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका फाइनल आंसर आ रहा है। ठीक है, चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, स्क्रीन पे आपके सामने सिटिंग अरेंजमेंट का। ये जो 6 व्यक्ति हैं, ABCDEF, उत्तर की ओर मुंह करके एक पंक्ति में खड़े हैं, आवश्यक नहीं है उसी क्रम में। ई और एफ पंक्ति के बिल्कुल मध्य में है और ए और बी किनारे पर है। ठीक है, सी ए के ठीक ठीक बाईं ओर खड़ा है और बी के ठीक दाईं ओर कौन है। आपको क्वेश्चन पता है कहाँ से शुरू करना है, आप चाहे तो यहाँ से शुरू कर सकते हो, चाहे आप यहाँ से भी कर सकते हो। देखो अगर ए और बी किनारे पर है, ठीक है, तो या तो हो सकता है जैसे 6 लोग हैं, 1 A 2 3 4 5,
तो 6वां बी यहाँ हो सकता है, या हो सकता है कि बी यहाँ पर हो तो 1 2 3 4 और ए यहाँ पर हो, तो टोटल 6 पर्सन, मतलब ए यहाँ, बी यहाँ और बी यहाँ, ए यहाँ, कैसे भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद देखो ई और एफ मध्य में है। मध्य का मतलब ये होता है कि जितने हमने यहाँ से छोड़े उतने यहाँ से छोड़ो। ठीक है, तो ई एफ दोनों में सेम हो गया। ई एफ का प्लेस तो नहीं पता ना, ई एफ कहाँ पर आएगा। ठीक है, दोनों में हमने सेम कर लिया। ठीक है, ई एफ। अब लिख रहे हैं कि सी जो है ए के ठीक बाएं है। अब सी ए के ठीक बाएं यहाँ पर होगा, ये तो पर्सन 7 हो जाएंगे। इसका मतलब सी ए के बिल्कुल ठीक बाएं सी तो यहाँ पर आएगा। तो सिंपल सी बात है, हमारी ये वाली पॉसिबिलिटी जो है वो सही होगी, ये वाली रॉन्ग होगी, क्योंकि हम यहाँ पर सी को नहीं बिठा सकते। तो बी के ठीक दाई कौन है, तो पर्सन कौन बचा, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, तो एक डी बचा। ई और एफ तो प्लेसिंग हो गई, तो बी के ठीक दाएं कौन है गाइस, डी। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए, डी। देन आई होप यू क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है गाइस स्क्रीन के ऊपर, हमारा सिलोजिज्म टॉपिक, ऑल कैट्स आर रैट्स वाले क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए कुछ गुलाब, कुछ फूल गुलाब है। ठीक है, तो मैं इसको इंग्लिश में टाइप करती हूँ। देन सम फ्लावर्स, फूल को एफ ले रही हूँ, आर रोज, मतलब यहाँ पर मैं रोज लिख रही हूँ। ठीक है, उसके बाद लिखा है कुछ जो गुलाब हैं, मतलब जो रोज हैं वो रेड हैं। ऑल सम रोज आर रेड। ठीक है, मतलब सम फ्लावर आर, एफ एल लिख देती हूँ, एफ एल आर रोज, सम रोज आर रेड। ठीक है, इसके नीचे कंक्लूजन लिखा है नंबर 1। देन रोज ऑल रोज आर फ्लावर, मतलब एफ एल। ठीक है, और सेकंड है सम फ्लावर एफ एल आर रेड। ठीक है, अब इसमें हमने चेक करना है कि कितने इसमें ठीक है। ठीक है, देन आई होप यू क्लियर, आप सभी को अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। अब देखिए सभी ऑल रोज आर फ्लावर, देखिए रोज से फ्लावर पे जाना है। मैंने आप सबको बताया, मेरी ट्रिक ये कहती है कि हिडन फॉर्म में इसमें हमने सम का यूज करना है, मतलब हम इसको सम फ्लावर आर रोज और सम रोज आर फ्लावर भी कह सकते हैं। क्या ऑल रोज आर फ्लावर है, क्या हम सम को ऑल कह सकते हैं, नहीं। अगर कुछ रोज फ्लावर है, क्या हम कह सकते हैं सारे के सारे रोज फ्लावर है, नहीं। अगर सारे लिखे हो तो उसमें कुछ हो सकते हैं, लेकिन कुछ को सारे नहीं कह सकते, पहला गलत है। उसके बाद लिखे सम फ्लावर आर रेड। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए, हमने यहाँ फ्लावर से रेड पे आना है। मैंने आप सभी को ट्रिक बताई है कि सम टू सम शुड नॉट बी कैंसिल, सम से सम कैंसिल नहीं हो सकता। जब तक रोज से रोज कैंसिल नहीं हो जाता हम फ्लावर से रेड के ऊपर नहीं आ सकते। इसका मतलब दोनों में सम सम लिखा है, तो ये जब तक नहीं कटता तो हम फ्लावर से रेड पे आ नहीं सकते। तो फ्लावर और रेड के बीच में जितने कंक्लूजन है सारे के सारे गलत होंगे। तो कुल मिला के ये दोनों के दोनों हमारे गलत है। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा ना तो पहला निष्कर्ष सत्य है और ना ही दूसरा निष्कर्ष सत्य है। ठीक है, किसी को मेरी ये ट्रिक देखनी है तो हम भाई अचीवर्स पर सिलोजिज्म का टॉपिक है वो आप सभी देख लीजिएगा, मैंने डिटेल में डाला हुआ है। ठीक है, उसमें एक एक ट्रिक जो है मैंने अच्छे से शेयर किया, देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है गाइस स्क्रीन के ऊपर हमारा, ओड 1 आउट का। विषम का चयन कीजिए, कलम है, रबड़ है, पुस्तक है, पेंसिल है। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सामने से ही हमें दिखाई दे रहा है। क्यों, देखिए कलम से हम क्या करते हैं, लिखने का काम करते हैं, रबड़ से हम मिटाने का, पेंसिल से लिखने का। मतलब ये सारे क्या हैं, ये ड्राइंग आइटम्स है। ठीक है, मतलब चाहे ड्राइंग होगी, रबिंग हो गई। ठीक है, लेकिन पुस्तक जो है ना ये रीडिंग है। ठीक है, ये मतलब सारे ड्राइंग के अंतर्गत आते हैं और ये क्या है, रीडिंग है। तो इसका मतलब सबसे डिफरेंट है। तो ऑप्शन नंबर सी इज माय फाइनल आंसर। आई होप यू क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है गाइस स्क्रीन के ऊपर, ब्लड रिलेशन का। तो ये लिख रहे हैं, एक परिवार में 5 सदस्य हैं, पी क्यू आर और एस और टी। पी और आर भाई भाई हैं। ठीक है, इसका मतलब एक सेकेंड, मैंने बनाया पी और आर भाई भाई, इसका मतलब पी और आर दोनों मैंने भाई भाई बना लिए। ठीक है, टी क्यू का चाचा मामा है। ठीक है, एस टी का पुत्र है, क्यू आर की बहन है। अब क्यू आर की बहन है तो इसका मतलब क्यू को मैं सर्किल में लगा लूंगी। ठीक है, अब क्यू आर की बहन हो गई। अब क्यू की इन्फॉर्मेशन आ गई है तो आगे ले सकते हैं कि टी जो है क्यू का चाचा है। क्यू का चाचा, देखिए क्यू के चाचा बनाने के लिए सबसे पहले क्यू का फादर होना जरूरी है। ठीक है, फादर, और फादर का जो ब्रदर होगा वही तो इसका चाचा होगा ना, जो कि कौन है, टी, क्योंकि क्यू का चाचा हमें बनाना है। अच्छा, टी जो है वो क्यू का चाचा और मामा दोनों हो सकता है, मतलब या तो क्यू की मदर लेनी है या क्यू का फादर लेना है। तो उसका जो है भाई हो गया टी। ठीक है, तो एस टी का पुत्र है। अगर एस टी का पुत्र है तो टी को, टी के बिल्कुल नीचे हमने एस लिख दिया है। ठीक है, बस सिंपल सी बात है। पी एस से किस तरीके से संबंधित है,
अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए, दोनों भाई हो गए, ये इस भाई के सारे बच्चे हो गए और ये इस भाई का बेटा हो गया। तो पी और ऐसा आपस में क्या संबंधित हुए भाई, चचेरा ममेरा भाई। अगर ये मामा का होगा तो ममेरा लगा, चाचा का होगा तो चचेरा लगा। इसका मतलब जो है आपस में क्या लगे, चचेरा ममेरा भाई। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज क्लियर। देन आई होप यू क्लियर। ठीक है, चलिए मूव टू नेक्स्ट योर क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं। क्वेश्चन है आपका कैलेंडर का। यदि रविवार से प्रारंभ होने वाले किसी 30 दिन के महीने में दूसरे चौथे शनिवार सभी रविवार का अवकाश हो तो उस महीने में कितने कार्य दिवस है। देखिए, रविवार से प्रारंभ होने वाला, मान लो कोई भी महीना है जिसके बीच में कितने दिन है, 30 डेज। ठीक है, कोई भी मंथ वो हो सकता है, रविवार से शुरू हो रहा है। मतलब मान लो 1 तारीख को हमारा क्या है, संडे। ठीक है, इसका मतलब अगर उसमें 7 को ऐड करेंगे तो 8 तारीख को भी हमारा संडे होगा। उस महीने में 5 संडे हो जाएंगे, सिंपली पता चल रहा है। एक 15 तारीख को संडे हो जाएगा, फिर 7 ऐड करेंगे, एक 22 तारीख को संडे हो जाएगा, यहाँ संडे लिख देती हूँ। 1 तारीख को संडे, 8 को संडे, 22 को संडे और प्लस ऐड करके 29 को संडे। कितने संडे हो गए, 1 2 3 4 5। तो 5 संडे तो ये हो गए। ठीक है, उसके बाद लिखा है प्रत्येक दूसरे चौथे शनिवार तथा सभी रविवार को अवकाश हो। ये लिख रहे हैं प्रत्येक दूसरा शनिवार। ठीक है, दूसरा और चौथा शनिवार। ठीक है, तथा सभी रविवार का अवकाश। अब दूसरा और चौथा अगर हमने शनिवार लेना है महीने में, प्रत्येक दूसरा और चौथा। ठीक है, तो दूसरे और चौथे शनिवार से हमें क्या लग रहा है, मतलब महीने में प्रत्येक दूसरा, एक तो दूसरा शनिवार हो गया, चौथा हो गया, और सभी रविवार मतलब 2 दिन ये हमने और ऐड कर लिया, तो टोटल 7 दिन का जो है हमारा अवकाश जो है वो हो गया। तो टोटल 30 दिन है अगर मंथ में। ठीक है, तो हमने ये बताना है कितने कार्य दिवस हैं। तो 7 छुट्टियां हो गई उस महीने में, तो टोटल कार्य दिवस कितने निकल आएंगे, 23। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी, दिस इज 23 डेज। देन आई होप यू क्लियर। ठीक है, क्योंकि सामने से लिखा है सभी रविवार का अवकाश है, 5 रविवार, महीने में प्रत्येक दूसरा और चौथा शनिवार छुट्टी है। ठीक है, तो 2 दिन ये हमने काउंट कर लिए। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन के ऊपर, आपका एनालॉजी का है। इसमें आपको सिमिलैरिटीज दिखानी है। ये कह रहे हैं जैसे अविवाहित और अविवाहिता एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, अब देखिए ये एक मेल जेंडर हो गई और ये एक फीमेल जेंडर हो गया। ठीक है, तो घोड़ा घोड़ी है, मठवासिनी बहन गलत है, उप शिक्षक शिक्षक गलत है, महिला औरत गलत है। सीधी सीधी सी बात है, ऑप्शन नंबर इज क्लियर। मतलब यहाँ जैसे यहाँ है ना, वैसा कंबाइंड आपको बनाना है पेयर। मतलब ये मेल है, ये फीमेल है, तो घोड़ा घोड़ी बनेगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज माय फाइनल आंसर। ठीक है, तो गाइस कैसी लगी आज की वीडियो बताना भाई, सभी को अच्छे से समझ में आया होगा जो भी रीजनिंग का सेक्शन था। किसी को कोई दिक्कत हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। अदरवाइज जिसको कोई भी प्रॉब्लम है वीडियो में पीछे जाइए, फिर से वो सारी बातें सुनिए जो भी मैंने बताई हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मिस कर देते हैं। ठीक है, और आगे जो है वीडियो में बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो जो भी आपने पीछे किया है उसको फिर से देखिए, फिर भी समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं आपको कोशिश करूंगी जल्द से जल्द रिप्लाई करने की। ठीक है, तो आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, और इससे पहले भी मैंने सीटी के और एस्टेट के PYQs डाल रखे हैं, ये नेक्स्ट PYQs था। आई होप यू क्लियर। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।